So, welcome in introductory class of class 10 science season session 2021-22 chapter 1, that is chemical reaction and equation. So, before this class मैं चाहूँगा कि आप लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 3 है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक बार उसको अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको जो भी एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल हैं या कुछ कंपाउंड के फॉर्मूला है वो आपको याद रहें। उन एलिमेंट्स की जो अपन बात करते हैं यहाँ पर उनकी एक वैलेंसी होती है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, तो उनकी क्या वैलेंसी होती है तो वो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो डू कंसीडर दिस एडवाइस चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 और एक बार आप पहले से पढ़ लें। उसमें सारे कुछ कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम मिल जाएंगे आपको, उनके आपको सिंबल मिलेंगे, उनकी वैलेंसीज मिलेंगी, उनके आयनिक फॉर्म मिलेंगे, कौन सा एलिमेंट किस टाइप का आयन प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, +1, +2, +3। सो एक बार उसको पहले अच्छे से स्टडी कर ले, फिर जाकर के इस चैप्टर को स्टार्ट करें पढ़ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसमें आपको केमिकल फॉर्मूलेस मिलेंगे, कौन सा एलिमेंट किस तरह के कंपाउंड बनाता है, उसका नाम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम फॉर्मूला को बनाते हैं, तो ये सब आपको चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 में मिलेगा। उसको एक बार पहले पढ़ लें, फिर उसको ये चैप्टर स्टार्ट करें। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं चैप्टर 1 में क्या है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला वर्ड आता है यहाँ पर अपन कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन अपन देखें कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसमें क्या क्या बाय, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट मौजूद है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। फिर आगे जाकर के अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज एन केमिकल, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन और मोर सब्सटेंस, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस प्रोड्यूस और फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ नहीं कि आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हैं जो कि केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं, यानी कि प्रोसेस के थ्रू नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है जिसकी प्रॉपर्टी भी नई होती है, यानी कि वो सब्सटेंस जिनसे मिलकर के वो बने हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी इससे अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि नए सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस बनते हैं किनसे, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से। तो इसको अपन यहाँ पर कह देते हैं केमिकल रिएक्शन। नाउ केमिकल रिएक्शन, किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन की दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके यहाँ पर देखें, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड, तो एक सिंपल अपन यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस है, वन और मोर देन वन सब्सटेंस है, एक प्रोसेस के थ्रू काय में कन्वर्ट हो रहे हैं न्यू सब्सटेंस में जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट है। तो ये एक सिंपली केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। एक केमिकल रिएक्शन हैज अ वन केमिकल रिएक्शन है टू इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हो जाता है आपका एक रिएजेंट एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हो जाता है उसका एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, डेफिनेशन की अपन बात करेंगे कि विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी जो सब्सटेंस है एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन वो हो सकते हैं। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट की, तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। सो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल में यहाँ पर देखें तो Mg यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पर एक रिएक्टेंट की तरह, और अल्टीमेटली दोनों रिएक्शन के थ्रू क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो जाता है प्रोडक्ट। तो एनी सब्सटेंस जो भी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है
वो रिएक्टेंट को डिफाइन करता है, और एनी सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के आफ्टर फॉर्म हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, उसको अपन बोल दे रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। तो इस एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन और मोर देन वन सब्सटेंस किसी प्रोसेस के थ्रू, एक रिएक्शन के थ्रू न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, ये हो जाता है केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? वो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, उसमें भाग ले रहा है, और प्रोडक्ट वो है जो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है या फिर बन रहा है। नाउ किसी एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होते हैं, फिजिकली या केमिकली अपन देख सकते हैं। बिफोर दैट, जैसे कि अपन कुछ कॉमन केमिकल रिएक्शन के अपन एग्जांपल की बात करें, तो जैसे बात करें सबसे पहले सबसे कॉमन चीज जो अपन देख सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर अपन देखें रेस्पिरेशन, एक सिंपल रेस्पिरेशन, ये अपन आगे कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। फिर सबसे कॉमनली आप आसपास देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक तरह का सिंपल केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये अपन ने अभी एग्जांपल में ऑलरेडी देखा है। और सिंपल आप घर में आपके देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दही का जमना। दही का जमना भी एक तरह का एक क्या हो जाता है, एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो फर्दर सेक्शन में अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, उसमें क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड हेडिंग जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपन आपके इस वीडियो में समझेंगे। नाउ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, वो एक सिंपली अपन यहाँ पर आइडिया ले लेते हैं। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स सबसे पहले चेंज इन स्टेट, यानी कि केमिकल जो भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, तो वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी चेंज इन स्टेट। जैसे कि एक एग्जांपल अपना अभी देखा था, मैग्नीशियम नॉर्मली कैसा हो जाता है आपका सॉलिड, ऑक्सीजन नॉर्मली कैसी होती है आपकी गैस हो जाती है, और ये रिएक्शन करने के बाद जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका मिल रहा है वो नॉर्मली कैसा हो जाता है, गैसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट कुछ और थी, और रिएक्शन के आफ्टर आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो सकती है। फिर सेकेंड अपन बात करेंगे चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन की बिफोर रिएक्टेंट का कलर कुछ और हो सकता है, और आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मेनली अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। नाउ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किसमें, किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। समटाइम्स क्या होता है, रिएक्शन के पहले जब रिएक्टेंट मौजूद है वो एक सर्टेन टेम्परेचर हो सकते हैं, और आफ्टर द रिएक्शन जब प्रोडक्ट बन जा रहा है तो जो टेम्परेचर है वो कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो दोनों ही टाइप के कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि रिएक्शन के पहले टेम्परेचर कम हो और आफ्टर द रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर वाइस वर्सा, रिएक्शन के पहले जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा था और रिएक्शन के बाद वो टेम्परेचर कम गया है। तो सबसे कॉमन चीज़ आपको एक और देखने को मिल जाती है, चेंज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग और व्हाइल आर केमिकल रिएक्शन। और समटाइम्स आपको एक और चीज़ देखने को मिल सकती है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल अपन देखें कि सॉलिड जिंक अपन रिएक्ट कराएं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो रिएक्शन में आपको क्या मिल जाता है, जिंक सल्फेट, और यहाँ पर सम अमाउंट में आपको क्या मिल जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल स्टेट इसकी क्या हो जा रही है, सॉलिड H2S4 आपका कैसा हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है, ZnSO4 भी एक्वस है, सॉल्ट बन जाता है, और क्या कहें, हाइड्रोजन गैस जो है आपकी वो गैस के फॉर्म में एवोल्यूट हो जाती है। किसी एक कॉमन केमिकल रिएक्शन में आपको एक और चेंजेस देखने को मिल सकता है, वो हो जाता है एवोल्यूशन ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ गैस।
तो ये कॉमन चेंजेस है जो किसी केमिकल रिएक्शन में आपको नॉर्मली ऑब्जर्व करने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी एक केमिकल रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। Now here ways of representing a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप किस तरह से लिख सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं टू कॉमन वेज हैं। फर्स्ट वन इज द वर्ड इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन में हमेशा देख सकते हैं आप क्या हो जाता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। तो केमिकल रिएक्शन में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यूजुअली क्या लिखा मिल जाएगा, रिएक्टेंट्स, वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। और राइट हैंड साइड को आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन से जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो जाता है राइट हैंड साइड। तो टू वेज है रिप्रेजेंट करने के केमिकल रिएक्शन के। पहला अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ड इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको सिंपली उनके नाम से अपन यानी कि नेम के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है कि जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड से कोई रिएक्शन होता है तो क्या किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पर दिख रहा है कि वर्ड, तो कोई भी केमिकल है जिसको अपन यहाँ पर बोल रहे हैं रिएक्टेंट है, उसको अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपली नेम, और उनको यूजुअली प्लस साइन, यानी कि जो रिएक्टेंट है उनको बीच में आपको प्लस साइन मिलेगा, और अदर रिएक्टेंट को भी उसके नेम के थ्रू लिखेंगे। फिर एक सिंपल एरो फॉरवर्ड जो कि राइट हैंड साइड टुवर्ड रहेगा, और प्रोडक्ट को भी अपन कैसे रखेंगे, वर्ड के फॉर्म में, यानी शब्दों में उनको अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पहला टाइप हो जाता है वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, वर्ड इक्वेशन। यूजुअली ये यहाँ नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में इस फॉर्म को नहीं यूज किया जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है, एवरी केमिकल सब्सटेंस का आपको नाम लिखना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा हेक्टिक होता है। इसकी जगह हम जो दूसरा कॉमन फॉर्म है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। ना आगे अपन देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में किसी केमिकल रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है, केमिकल इक्वेशन। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है लिखने के लिए वो क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन। नाउ एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या क्या हो सकता है, यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो भी रिएक्टेंट या कोई एलिमेंट आपस में या कोई कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके अपन क्या यूज कर सकते हैं, अगर एलिमेंट हो तो उसका सिंबल, और अगर कोई कंपाउंड है तो उसका केमिकल फॉर्मूला। साथ में उनकी हमको क्या लिखना पड़ता है, विच फिजिकल स्टेट, वो किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में। सेकेंड, नेसेसरी कंडीशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की आप नॉर्मली आपको क्या मिलेगी, कुछ कंडीशन होगी कि वो रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रही है, या कुछ स्पेसिफिक प्रेशर हमको लगाना पड़ेगा, या फिर किसी टाइप का कोई सब्सटेंस है जो कि उस रिएक्शन को कराने में हेल्प कर रहा है, जैसे कि कोई कैटलिस्ट। इन तीनों को अपन कहाँ लिखना होता है, शुड रिटन ऑन अ एरो। तो यहाँ पर अपन सेम एग्जांपल को लें, तो यहाँ पर देखें अपन जिंक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट, और साथ में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सेम एज प्रीवियस, जैसे अपन ने वर्ड इक्वेशन में देखा था, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखने हैं, रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट के हमको क्या लिखने होते हैं, और प्रोडक्ट के अगर कोई एलिमेंट है तो उसका आपका सिंबल लिखना है। जैसे यहाँ पे अपन जिंक का सिंबल Zn लिख दिया है, और अगर कोई सब्सटेंस है या फिर कोई कंपाउंड है तो उसको अपन ने यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिख दिया H2SO4। फिर सिंपली एरो से अपन फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कंपाउंड जो भी बन रहा है जैसे कि प्रोडक्ट, वो अपन को ऑलरेडी पता है, राइट हैंड साइड पर अपन ने क्या मेंशन करते हैं, ऑलवेज प्रोडक्ट। फिर इन प्रोडक्ट के भी अपन क्या लिखेंगे, अगेन केमिकल सिंबल्स। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो हाइड्रोजन का सिंबल लिख दिया अपन ने गैस का, और यहाँ पर जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बन रहा है तो उसका अपन ने अगेन केमिकल फॉर्मूला लिख दिया। तो सबसे कॉमन और मोस्ट यूज किया जाने वाला आपका जो फॉर्म है किसी केमिकल रिएक्शन का, वो कैसा होता है, उसको केमिकल
इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना, जिसमें वन साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिएक्टेंट लिखे हुए मिलेंगे और राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट लिखे हुए मिलेंगे, और उनको जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, उनके सिंबल या फिर केमिकल फॉर्मूला के रूप में, विद देन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट अपन यहाँ पर जैसे देखें तो जिंक नॉर्मली आपको सॉलिड होता है, फिर H2SO4 जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्वस, ठीक है। फिर जिंक सल्फेट, ये भी एक तरह के सॉल्यूशन के फॉर्म में बन रहा है, एक्वस, और हाइड्रोजन यूजुअली क्या हो जाती है, गैस। तो जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनके आपको शॉर्ट में, संक्षिप्त में फिजिकल स्टेट यानी उनकी भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है, और कभी कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कभी टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट होता है, तो आपको हमेशा इस एरो के ऊपर लिखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन ने कहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपको स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल यूज करने पड़ते हैं जिनको अपन कैटलिस्ट कहते हैं, तो उनको भी अपन कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर, यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो एक सिंपल वे होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को उनकी सिंबल और केमिकल फॉर्मूला है, साथ में उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन करनी होती है, और अगर कोई नेसेसरी कंडीशन है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, है उसको अपन हमेशा एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हैं किस तरह से अपन ने केमिकल इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट, मतलब केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर में जो आपको आगे भी काम आएगा फ्यूचर स्टडीज में, जैसे कि सबसे कॉमन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। नॉर्मली केमिकल इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनके एलिमेंट के सब सिंबल और या फिर कोई कंपाउंड हो तो केमिकल फार्मूला के रूप में। सो यहाँ पर हमने क्लास 9 में आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है जिसको अपन कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें अपन ने पढ़ा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमको केमिकल रिएक्शन में बिफोर द केमिकल रिएक्शन, जैसे कि रिएक्टेंट में जो सर्टेन अमाउंट है और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट में सर्टेन अमाउंट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व, उनके जितने भी एटम या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं वो रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट में और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में हमेशा कैसे होने चाहिए, सेम। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन को। तो इस केमिकल इक्वेशन को नॉर्मली आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसको अपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखेंगे विद एग्जांपल लेकर के कैसे आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपन आज यहाँ पर लर्न करेंगे। सो स्टेप 1 इन अ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो वो केमिकल रिएक्शन को आप लिखिए जिसको आप बैलेंस करना चाह रहे हैं। फिर इसी स्टेप में आप देखेंगे ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। सिंपली आपको एक छोटा सा पेंसिल से बॉक्स बना देना है, जो भी फार्मूला आपकी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में लिखे हुए हैं उसके अराउंड आप सिंपली एक बॉक्स बना दीजिए। अब यहाँ पर एक स्टेप है जिसको, इस स्टेप में आपको एक बात है जो हमेशा ध्यान रखनी है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी आपका फॉर्मूले में डिजिट्स लिखे हुए हैं उनको आपको कभी भी चेंज नहीं करना है। सो डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा, सबसे पहले तो आपने केमिकल रिएक्शन को राइट कर लिया, देन हर एक फार्मूला के अराउंड अपन ने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, और क्या ध्यान रखना है कि डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द पर्टिकुलर बॉक्स। जैसे यहाँ पर सिंपली Fe लिखा है, यहाँ पर H2O लिखा है, तो ये 2H और O ये कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नंबर, फिर आयरन ऑक्साइड की बात करें प्रोडक्ट में तो यहाँ पर 3 और 4, ये आपको बॉक्स के इनसाइड कुछ भी चेंज नहीं करना है। नाउ अब आप आगे देखेंगे कि स्टेप 2 में हम क्या फॉलो करेंगे। नाउ सेकंड स्टेप में आपको कहना है काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड। दोनों रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको सबसे पहले तो एलिमेंट के काउंट करना है, फिर उनके नंबर काउंट करना है। पहले देख रहे हैं अपन टोटल एलिमेंट्स, आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, प्रोडक्ट में भी
आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर अपन ने देख लिया कि आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। नाउ नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड के यहाँ पर अपन देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या लिखा होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में अपन एलिमेंट के एटम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आयरन, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 1, हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है 2 और ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 1। तो ये अपन ने रिएक्टेंट के साइड में अपन ने पहले एटम का नंबर काउंट कर लिया। नाउ काउंट द नंबर एट द प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं आयरन कितना हो जा रहा है 3, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 4 और हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है यहाँ पर अपन देखें तो 2। सो ये अपन ने लिख लिया प्रोडक्ट के साइड। सो सेकंड स्टेप क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड। तो अपन ने पहले तो एलिमेंट देख लिए, एलिमेंट के एटम काउंट कर लिए रिएक्टेंट साइड पे और एटम के प्रोडक्ट के एटम काउंट कर लिए प्रोडक्ट साइड पर। इसके बाद अपन को क्या फॉलो करना है, थर्ड स्टेप में अपन देखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वो एलिमेंट को चूज करना है जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑक्सीजन का नंबर जो है प्रोडक्ट साइड पे सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करेंगे, दोनों साइड पर ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपन को कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर फिलहाल एक एटम है और प्रोडक्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है 4 एटम है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले अपन ने बैलेंस करेंगे, यहाँ पर अपन ने 4 लिख दिया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिस भी एलिमेंट के हैं उसको सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों साइड बैलेंस कर लेंगे। तो दोनों साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, रिएक्टेंट साइड भी अपन ने इसको 4 कर दिया। फिर इसके बाद जो एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ एटम है उसको अपन बैलेंस करेंगे। तो हाईएस्ट यहाँ पर अपन देख सकते हैं किसके हैं, अब है आयरन के हैं। कितने हैं, प्रोडक्ट साइड पे आपको 3 दिख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पे अपन को इसको बैलेंस करना है। तो ये अपन ने यहाँ पर 3 लिख लिया, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप था, अपन ने क्या किया, जो भी एलिमेंट के एटम नंबर हाईएस्ट हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ ले जाते हुए उसको बैलेंस करना है दोनों तरफ। नाउ स्टेप 4, स्टेप 4 में हमको क्या फॉलो करना है, देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप 4 ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड बाय एडिंग कोएफिशिएंट इन द फ्रंट ऑफ इट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप जो भी एलिमेंट बच जाते हैं उनको एक ऐसे कोएफिशिएंट को आगे लिखें ताकि दोनों साइड में नंबर बराबर होते हैं। आयरन और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बराबर हो चुके हैं। नाउ अपन यहाँ पर देखिए क्या रह जाता है हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड में हमको दिख रहा है कि H2 के आगे 4 है, यहाँ पर H2 के आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमने इसको एक ऐसे कोएफिशिएंट से लिख दिया कि दोनों तरफ के बराबर हो जाए। तो ये था आपका स्टेप नंबर 4। फिर नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ द साइड। एक बार आप चेक कर लें अगले स्टेप से जाने से पहले कि दोनों तरफ के जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे वो कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। नाउ स्टेप 5 हमने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अपन जब भी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम उसकी फिजिकल स्टेट को जरूर मेंशन करते हैं। तो स्टेप 5 में आपको क्या फॉलो करना है, उसकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। तो आयरन नॉर्मली सॉलिड होता है, वाटर आपको पता है लिक्विड है, आयरन ऑक्साइड जो जंग के फॉर्म में बन जाता है जिसको अपन रस्ट भी कहते हैं वो भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। और हाइड्रोजन जैसे कि आपको पता है नॉर्मली गैस फॉर्म में होती है। तो स्टेप 5 में आपको क्या लिखना होता है, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट शॉर्ट में लिखना होता है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको मेंशन करना होता है। यहाँ पर चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस और समटाइम्स क्या हो सकती है, एक्वस स्टेट भी हो सकती है। इस रिएक्शन में आपको नहीं दिख रहा है, किसी और रिएक्शन के एग्जांपल में आपको मिल जाएगी। जैसे इससे पहले हमने एक जिंक सल्फेट वाली रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें एक्वस कंडीशन भी थी। तो 5th स्टेप क्या है, इक्वेशन ऑफ बैलेंस करने के अपन को क्या मेंशन करना है, उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट। फिर लास्ट स्टेप आपको जैसा कि मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में नेसेसरी समटाइम्स क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकते हैं, प्रेशर हो सकते हैं और कैटलिस्ट हो सकते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में ऐसा दिया गया है तो एरो के ऊपर आपको वो टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट को लिखना पड़ता है, हमेशा एरो के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट स्टेप हो जाती है, स्टेप नंबर 6।
जिसमें आपको उस रिएक्शन की कुछ नेसेसरी कंडीशन अगर दी गई है मेंशन करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर एरो के ऊपर लिखना होता है। तो एक बार समराइज कर लें सारे स्टेप। स्टेप नंबर 1 में आपको केमिकल रिएक्शन लिखना होता है और आपको बॉक्स बनाने होते हैं जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ता है, एलिमेंट को काउंट करना है कि कितने एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम वाले एलिमेंट को अपन ने बैलेंस किया और उसके बाद फिर उससे कम वाले को, सबसे पहले यहाँ पर अपन ने ऑक्सीजन को किया, फिर आयरन को किया और सबसे लास्ट चौथे स्टेप में क्या है कि ट्राई टू इक्वलाइज अदर एलिमेंट जो रह गए हैं उनको एक ऐसे तरीके से आपको बैलेंस करना है, एक ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों तरफ वो बैलेंस हो जाए। पांचवें स्टेप में अपन ने क्या किया कि फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी उस केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। और छठवीं और लास्ट स्टेप में हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया कि कोई नेसेसरी कंडीशन अगर है उस केमिकल रिएक्शन की तो उसको अपन ने कहाँ मेंशन कर दिया, केमिकल रिएक्शन के एरो के ऊपर। तो ये सिंपल, इसको हम बोल देते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाता है किसके लिए, ये किसी भी कॉमन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो आप कुछ एग्जांपल आपके बुक में से लें या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके मेंशन होंगे कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो उनको बैलेंस करने की कोशिश करें। नाउ आगे हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो थोड़ा वास्ट है, जैसे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो हम चाहेंगे थोड़ा अच्छे से पढ़ सकें। दैट्स वाई वो हम इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ chemical reaction. So this is the end of the this today's video of science chapter 1 class 10 chemical reaction and equation. तो एक बार आप इस पूरे टॉपिक को अपन यहाँ पर मेंशन रिवाइज करा देता हूँ मैं कैसे। सबसे पहले हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, फिर केमिकल रिएक्शन में हमने देखे कि रिएक्टेंट्स होते हैं उनका डेफिनेशन देखा, प्रोडक्ट होते हैं उनका डेफिनेशन देखा। कॉमन एग्जांपल नॉर्मली आपको जो देखने को मिलते हैं केमिकल रिएक्शन, जैसे हमने कहा कि डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर किसी एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, हमने देखा कि चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है और एवोल्यूशन ऑफ गैस है। फिर इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आप किसी एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दो तरीके देखे हमने, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आप किसी भी एक केमिकल इक्वेशन में या रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशन में हम राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट या लेफ्ट हैंड साइड में जो अपन रिएक्टेंट लिख रहे हैं उनको अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट के सिंबल लिखते हैं और किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि अगर कोई कंडीशन है स्पेशल टाइप की तो वो कंडीशन लिखते हैं और उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। फिर हमने देखा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, 6 स्टेप अपन ने देखे। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आपकी बुक में से एग्जाम्पल लें और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का प्रैक्टिस करें। थैंक यू।